हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका एजुकेशन कीड़ा के डेली करंट अफेयर के वीडियो में। आज का इस वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे 8, 9 और 10 नवंबर का करंट अफेयर। देखेंगे क्या है इन तीनों दिनों में सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल हो। डिस्कस करने से पहले दोस्तों कल के करंट अफेयर को एक रिविजन कर लेते हैं। तो कल के करंट अफेयर का दोस्तों पहला क्वेश्चन था कि भारतीय वायुसेना को 4 नवंबर 2020 को राफेल जेट विमान का दूसरा बैच मिला है। अब भारतीय वायुसेना के पास कितने राफेल जेट जो है हो गए हैं। तो इस जो है डिलीवरी के बाद भारत के पास टोटल 8 राफेल जेट विमान हो गए हैं। ठीक है, और ये भी आशंका बताई गई है कि सन 2023 तक पूरे के पूरे 36 राफेल विमान की जो डिलीवरी सक्सेसफुली कर दी जाएगी। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि जॉन पॉम्बे मुकफिल को हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। तो वो तांजिया देश के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, ये नियुक्ति उनकी दूसरी बार हुई है, मतलब उनका दूसरा कार्यकाल जो है शुरू होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि किस बैंक ने अपने सहस्त्रबद्ध ग्राहकों के लिए माई नाम से एक व्यापक बैंकिंग कार्यक्रम जो है शुरू किया है। तो ये आईसीआईसी बैंक ने एक नया जो है प्रोग्राम शुरू किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि हाल ही में किस देश ने पेरिस जलवायु समझौते से औपचारिक रूप से अपनी वापसी ले ली है। तो यह है यूएस ने वापसी ले ली है। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई ने आखिरकार मैसेजिंग प्लेटफॉर्म यानी कि उस मैसेजिंग प्लेटफॉर्म को ऐप का क्या नाम है को देश में अपनी भुगतान सेवा को क्रेडिट तरीकों से रोल आउट करने का अनुमति दी है। तो यह है व्हाट्सएप ऐप को अब जो है एनपीसीआई ने एक तरीके से पेमेंट ऐप बनाने के लिए अनुमति दे दी है। पेमेंट ऐप इन द सेंस जैसा कि आप फोन पे या पेटीएम वगैरह यूज करते हैं, गूगल पे वगैरह, जिसमें आप जो है यूपीआई ट्रांसफर कर सकते हैं। सेम टू सेम फीचर्स जो है आपको व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल हो जाएगा कुछ दिनों में। अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से किस राज्य के नगर निगम ने प्लास्टिक कचरे के खतरे से लड़ने के लिए और कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ नाम का एक पहल शुरू किया है। तो ये उत्तराखंड सरकार का इनिशिएटिव है जो कि काफी अच्छा इनिशिएटिव है। ठीक है, और आखिरी क्वेश्चन था कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी कि एनडीडीबी के अध्यक्ष को सर्वसम्मति से वैश्विक डेयरी निकाय इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन यानी कि आईडीएफ के बोर्ड के लिए चुना गया है। तो ये चुना गया है दिलीप रात को। ठीक है, बात करते हैं आज के करंट अफेयर के पहले प्रश्न की। व्हाट्सएप ने अपनी भुगतान सेवाओं को संसाधित करने के लिए 5 भारतीय बैंकों के साथ साझेदारी की है और निम्नलिखित में से कौन से बैंक उनमें से नहीं है। ठीक है, WhatsApp has partnered with 5 Indian banks to process its payment service. Which of the following bank is not among them? ठीक है, मतलब इनमें से किस बैंक के साथ WhatsApp की साझेदारी नहीं हुई है अपने यूपीआई ट्रांसफर फैसिलिटीज को प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, तो ये जो है कैनरा बैंक के साथ साझेदारी नहीं की है। ठीक है, डिटेल्स देख लेते पूरी जानकारी के लिए। तो व्हाट्सएप ने अपने भुगतान सेवाओं को संसाधित करने के लिए 5 भारतीय बैंकों के साथ साझेदारी की है। ये भारतीय स्टेट बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक और जियो पेमेंट बैंक हैं जो 5 बैंक के साथ साझेदारी की गई है। ठीक है, फेसबुक के स्वामित्व वाले मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप को नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई ने भारत में अपने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है, यानी कि यूपीआई आधारित भुगतान सेवाओं को शुरू करने के लिए मंजूरी जो है दे दी है ताकि उपभोक्ताओं को देश भर में पैसे भेजने में प्राप्ति हो सके। ठीक है, हालांकि सेवा को श्रेणीबद्ध तरीकों से विस्तृत किया जाएगा। इसका मतलब है कि शुरुआत में व्हाट्सएप केवल अपने 20 मिलियन उपयोगकर्ताओं को ही भुगतान सेवा कर शुरू करने का ऑप्शन दे सकता है। ठीक है, अब ये 20 मिलियन यूजर्स कौन होंगे ये व्हाट्सएप जो है खुद ही डिसाइड करेगा। ठीक है, व्हाट्सएप ऐप के न्यूनतम संस्करण में भुगतान प्रणाली को 10 भारतीय क्षेत्रीय भाषाओं में रोल आउट किया जाएगा। ठीक है, तो जब व्हाट्सएप पेमेंट ऐप आएगा तो उसको 10 अलग अलग भाषाओं में जो भारत में इस्तेमाल किए जाते हैं उसमें लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, और शुरू में केवल 20 मिलियन यूजर्स तक ही वो व्हाट्सएप पे का जो ऑप्शन होगा वो अवेलेबल होगा। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, ठीक है, यानी कि एसईबीआई ने विदेश निवेश के लिए म्यूचुअल फंड कंपनियों के निवेश की सीमा कितनी अमेरिकी डॉलर जो है बढ़ा दी है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया SEBI जिसे हम शॉर्ट फॉर्म पे कहते हैं हैज इनहांस्ड द इन्वेस्टमेंट लिमिट्स फॉर म्यूचुअल फंड कंपनीज फॉर ओवरसीज इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो लिमिट जो है वो कितनी बढ़ा दी गई है, वो बढ़ा दी गई है 600 मिलियन डॉलर तक कर दी गई है। ठीक है, तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि SEBI ने विदेशी निवेश के लिए म्यूचुअल फंड कंपनियों के लिए निवेश की सीमा बढ़ा दी है। ठीक है, म्यूचुअल फंड विदेशी निवेश के अधिकतम $7 बिलियन की कुल उद्योग सीमा के भीतर 600 मिलियन प्रति म्यूचुअल फंड के अधीन कर सकते हैं। ठीक है, जो कि पहले जो है 300 मिलियन डॉलर तक ही था, यानी कि जो पुराना जो अमाउंट था वो 300 मिलियन डॉलर था और जो नया बढ़ाया गया है उसे 600 मिलियन डॉलर कर दिया गया, यानी कि 300 मिलियन की बढ़ोतरी कर दी गई है। ठीक है, म्यूचुअल फंड
विदेशी मुद्रा ट्रेडेड फंड यानी कि ईटीएफ से यूएस 1 बिलियन की कुल उद्योग सीमा के भीतर अधिकतम 200 मिलियन अमेरिकन डॉलर प्रति म्यूचुअल फंड के अधीन निवेश कर सकता है। ठीक है, पहले जो है 50 करोड़ ही था। बात करते हैं कुछ उपयोगी नोट्स की। तो एसईबीआई की जो स्थापना हुई थी 12 अप्रैल सन 1992 में हुई थी। ठीक है, इसका जो मुख्यालय वो मुंबई में है और इसके जो कार्यकारी अध्यक्ष वो है अजय त्यागी। बात करते हैं अगले प्रश्न की कि भारत में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। व्हेन इज नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली इन इंडिया। ठीक है, तो ये हर साल भारत में 7 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक, तो राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को भारत में प्रतिवर्ष मनाया जाता है ताकि कैंसर, इसके लक्षण और उपचार के बारे में जागरूकता फैलाया जा सके। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के अनुसार वैश्विक स्तर पर कैंसर मौत का दूसरा जो है प्रमुख कारण है। ठीक है, मतलब कि वर्ल्ड लेवल पे जो भी डेथ्स होती हैं उसमें कैंसर जो है सेकंड नंबर पे आता है। ठीक है, 2008 में लगभग 18 मिलियन मामले विश्व स्तर पर थे, जिनमें से 1.5 मिलियन अकेले भारत में था। 2018 में वैश्विक रूप से 9.5 मिलियन के मुकाबले में भारत का 0.8 मिलियन कैंसर से मौत हुई थी। ठीक है, तो जो मौतों के आंकड़े लगाए गए हैं हर साल, उसमें जो अगर बीमारियों की बात करें तो सेकंड नंबर पे कैंसर बीमारी है, जिसकी वजह से लोगों की मौत होती है। बात करते हैं कुछ उपयोगी नोट्स की। तो विश्व कैंसर दिवस जो है वो 4 फरवरी को पूरे विश्व स्तर पर मनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि रेडियोलॉजी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ रेडियोलॉजी ऑब्जर्व। ठीक है, तो ये दोस्तों मनाया जाता है 8 नवंबर को। ठीक है, तो हर साल 8 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रेडियोलॉजी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, यह दिवस उस मूल्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है जो रेडियोलॉजी सुरक्षित रोगी देखभाल में योगदान देते हैं। ठीक है, और स्वास्थ्य देखभाल की निरंतरता में महत्वपूर्ण भूमिका रेडियोलॉजिस्ट और रेडियोग्राफर के सार्वजनिक समझ में सुधार करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली उनकी जागरूकता को बढ़ाने के लिए और लोगों तक उनके काम को पहुंचाने के लिए रेडियोलॉजी डे मनाया जाता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की कि निम्नलिखित में से किसने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव जीता है। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज वॉन द यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। ठीक है, तो ये जीता है जो बाइडेन ने। ठीक है, तो जोसेफ रॉबनेट बिडेन जूनियर ने डोनाल्ड ट्रंप को हरा करके 46वें अमेरिकी राष्ट्रपति जो है वो बन गए हैं। ठीक है, जो बाइडेन, इनका जो पूरा नाम है वो है जोसेफ रॉबनेट बिडेन जूनियर। ठीक है, जो बाइडेन है वो अमेरिकी इतिहास में सबसे ज्यादा एज वाले राष्ट्रपति भी बन गए हैं। ठीक है, मतलब ओल्डेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। ठीक है, और इसे उन्होंने 270 की जरूरत थी उन्हें अपने वोट को जीतने के लिए। हालांकि उन्हें जो है 290 वोट के साथ जो है राष्ट्रपति का खिताब दिया गया है। ठीक है, कैलिफोर्निया के सेनेटर कमला हैरिस, ठीक है, बिडेन के चल रही साथी उपाध्यक्ष के रूप में सेवा करने वाली पहली अश्वेत और भारतीय अमेरिकी महिला जो है बन गई। ठीक है, तो कमला हैरिस जो है वो फर्स्ट जो है लेडी वाइस प्रेसिडेंट और साथ ही साथ पहली अमेरिकी महिला जो है भारतीय अमेरिकी महिला बन गई है। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की कि भारत में राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, व्हेन इज नेशनल लीगल सर्विस डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया। ठीक है, तो ये जो हर साल मनाया जाता है 9 नवंबर को। ठीक है, तो भारत में कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अधिनियम को स्मरण करने के लिए सभी कानूनी सेवाओं के अधिकारों द्वारा प्रत्येक वर्ष 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम और वादियों के अधिकार के तहत लोगों के विभिन्न प्रावधानों से अवगत कराने के लिए जो है ये दिवस मनाया जाता है। ठीक है, मतलब लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इस दिवस को मनाने का उद्देश्य जो है समाज के कमजोर वर्गों के लोगों के लिए निःशुल्क, कुशल और कानूनी सेवा का पेशकश करना है। ठीक है, यह कमजोर वर्गों के लोगों को मुफ्त सेवाओं की उपलब्धि सुनिश्चित करने के साथ साथ उन्हें उनके अधिकार के बारे में जागरूकता को प्रभाव भी करता है। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अधिसूचना जारी किया है। ठीक है, कि पुराने वाहनों सहित सभी 4 पहिए वाहनों के लिए फास्टैग जो है अनिवार्य हो जाएगा और ये कब से अनिवार्य हो रहा है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो आपके डेली लाइफ में भी आपको काम आ सकता है। ठीक है, द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज हैज इशूड अ नोटिफिकेशन that FASTag will become mandatory for all four-wheeler including old vehicles from which date। ठीक है, तो फास्टैग को दोस्तों मैंडेटरी कर दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के द्वारा 1 जनवरी सन 2001 से। ठीक है, फास्टैग क्या है? फास्टैग जब भी आप
ऐसा कोई टोल वाले रोड को आप लेते हैं, ठीक है, जहां पे आपको जिन रोड पे आपको टोल पे करना पड़ता है वहां पे आपको फास्टैग का यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी किया है कि 1 जनवरी 2021 से पुराने वाहनों सहित सभी 4 पहिया वाहनों को फास्टैग जो है अनिवार्य हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए सरकार ने फॉर्म 51 बीमा प्रमाण पत्र में एक संशोधन किया है जिसमें फास्टैग आईडीज का विवरण कैप्चर किया जाएगा। ठीक है, ये जो है कब से लागू होगा? 1 अप्रैल 2021 से लागू हो जाएगा। ठीक है, सरकार ने 1 दिसंबर 2017 से पहले बैच किए गए 4 पहिए वाहनों के पंजीकरण के लिए फास्टैग को अनिवार्य बनाने के लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के संशोधन जो है किया है। ठीक है, बात करते हैं कुछ उपयोगी नोट्स की। तो सड़क परिवहन और राजमार्ग के मंत्री हैं नितिन जयराम गडकरी। ठीक है, तो बेसिकली आपके डेली लाइफ के लिए भी ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि 1 जनवरी 2021 से अगर आप कभी भी कोई टोल रोड पे जाएंगे तो वहां पे आप कैश पेमेंट नहीं कर पाएंगे, आपको वहां पे फास्टैग का ही यूज करना पड़ेगा पेमेंट के लिए। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिपिंग मंत्रालय का नाम बदल दिया है और नया नाम जो है उन्होंने क्या रखा है? ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज रीनेम्ड द मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग एंड व्हाट इज द न्यू नेम which is said by प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो जो नया नाम रखा गया है शिपिंग मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग का, वो है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटर वेव्स। ठीक है, तो शिपिंग मंत्रालय का विस्तार और नामकरण पोर्ट, शिपिंग और जल मंत्रालय के रूप में किया जा रहा है। ठीक है, यह जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर 2020 को हजारी में रोपैक्स टर्मिनल के एक लॉन्च इवेंट के दौरान और गुजरात में हजारी और गोवा के बीच रोपैक्स नौका सेवा के हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ठीक है, जिससे 370 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी और समुद्री मार्ग से दोनों स्थानों के बीच की दूरी वो है केवल 90 किलोमीटर रह जाएगी। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की कि मछली पकड़ने वाले समुदाय की आजीविका को सुधारने के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य ने परिवर्तन नामक एक कार्यक्रम शुरू किया? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज लॉन्च द न्यू प्रोग्राम कॉल्ड परिवर्तनम टू इम्प्रूव लिवलीहुड ऑफ फिशिंग कम्युनिटी। ठीक है, तो ये जो शुरू किया गया है एक नया इनिशिएटिव, ये केरला राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, डिटेल्स देख लेते इसकी पूरी जानकारी के लिए। तो केरला सरकार ने मछली पकड़ने वाले समुदाय की आजीविका में सुधार करने के लिए परिवर्तन नामक एक अग्रणी परिवार स्थायी कार्यक्रम शुरू किया है। ठीक है, इस योजना का उद्देश्य जो है वो समुद्री तट के किनारे युवाओं की आजीविका कौशल में सुधार करना है और मछुआरे समुदाय के सामाजिक आर्थिक उन्नयन में सक्षम बनाना। ठीक है, परिवर्तन जिसका अर्थ है कि परिवर्तन केरल राज्य तटीय क्षेत्र विकास निगम, ठीक है, यानी कि KSCADC जिसे शॉर्ट फॉर्म पे कहते हैं, उसके नेतृत्व में होगा। ठीक है, यह योजना स्वच्छ मछली और उसके ताजा उत्पादों के प्रसंस्करण और विपणन को बढ़ावा देगा। ठीक है, परिवर्तन में उचित मुआवजे के रूप में मछली पकड़ने वालों को एक निश्चित मूल्य की गारंटी दी जाएगी। ठीक है, यह कॉलेज ड्रॉप आउट और प्रवासी कामगारों को कोविड-19 कारण घर के लौटने के लिए रोजगार जो है प्रदान भी करेगा। ठीक है, तो बेसिकली जो भी फिश की मार्केटिंग है वहां पे एक डिफाइंड वैल्यू जो है सेट की जाएगी, मतलब कि एक लिमिटेशन सेट की जाएगी कि जो मिनिमम अमाउंट रहेगा वो इससे नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, ताकि जो है वहां के रोजगारों लोग को जो है आर्थिक सहायता भी मिल सके और साथ ही साथ जो सरकार है वो उनके रोज की जिंदगी के लिए भी अपने इस परिवर्तन जो है इनिशिएटिव के दौरान कार्य करेगा। ठीक है, अब जो कि बात हुई है केरल की, तो केरल का डिटेल डिस्कस कर लेते हैं एक बार। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री यहाँ के पिनराई विजयन। ठीक है, राज्यपाल यहाँ के P सतीशवम, लोकसभा की सीटें यहाँ पे 20, राज्यसभा की सीटें यहाँ पे 9 और विधानसभा की सीटें यहाँ पे 140। ठीक है, बात करें कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान की, तो ये कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है जो केरला राज्य में स्थित है। और प्रमुख बांधों की बात करें तो यहाँ पे मेलुपरियर बांध, ठीक है, इदुक्की बांध जो कि केरला राज्य पर स्थित है। बात करते हैं अगले प्रश्न की कि निम्नलिखित में से कौन प्रशासनिक और बजटीय प्रश्न यानी कि ACA-BQ पर संयुक्त राष्ट्र की सलाहकार समिति के लिए चुना गया है? ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन इलेक्टेड टू द UN's एडवाइजरी कमिटी ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बजटरी क्वेश्चन? तो दोस्तों ये चुना गया है विदिशा मैत्रा जी को। ठीक है, तो भारतीय राजनयिक विदिशा मैत्रा को प्रशासनिक और बजटीय प्रश्न पर संयुक्त राष्ट्र के सलाहकार की समिति के लिए चुना गया है। ठीक है, चुनाव एक जोरदार चुनाव लड़ा गया था, लेकिन एशियाई प्रांत समूह के
एकमात्र पद के लिए मैत्रा ने 126 संयुक्त राष्ट्र देशों के साथ अपनी जीत का समर्थन किया, जबकि 64 विपक्षी उम्मीदवारों जो इराक से थे के लिए मतदान किया गया। ठीक है, बात करते हैं कुछ इंपोर्टेंट नोट्स की। तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में है और इसके जो अध्यक्ष है वो एंटोनियो गुटरेस। बात करते हैं अगले प्रश्न की, निम्नलिखित में से किसे हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी इंडिया। ठीक है, तो ये चुना गया है ज्ञानेंद्रो निगोम को। ठीक है, तो मणिपुर के ज्ञानेंद्रो निगोम को हॉकी इंडिया के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ठीक है, जबकि पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद मुश्ताक अहमद वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद के लिए जो है चुना गया जाने के बाद हॉकी इंडिया के कार्यकारी बोर्ड पर वापस आ गए हैं। ठीक है, इससे पहले ज्ञानेंद्र निगोम जुलाई 2020 में हॉकी इंडिया के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में जो है कार्य कर रहे थे। ठीक है, ज्ञानेंद्र जी जो है वो उत्तर पूर्व भारत से हॉकी इंडिया का नेतृत्व करने वाले पहले जो है व्यक्ति बन गए हैं। ठीक है, वो 2 साल के लिए इसके हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट के रूप में कार्य करेंगे। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की, निम्नलिखित में से किस राज्य ने भारत में पहली सौर आधारित जल आपूर्ति परियोजना शुरू की गई है। ठीक है, इन विच स्टेट फर्स्ट सोलर बेस्ड वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया लॉन्च। ठीक है, तो ये जो है अरुणाचल प्रदेश में शुरू किया गया है। ठीक है, इसकी डिटेल्स रखते हैं पूरी जानकारी के लिए। तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अरुणाचल प्रदेश में भारत की पहली सौर आधारित एकीकृत बहुग्राम जल आपूर्ति परियोजना शुरू किया है। ठीक है, सौर आधारित लिफ्ट जल प्रति परियोजना देश में अपनी तरह की पहली परियोजना है और इसमें 50.50 करोड़ रुपए की लागत से चालू किया गया है। हालांकि इस तरह की परियोजना देश के अन्य हिस्सों में भी की जाएंगी। ठीक है, यह परियोजना अरुणाचल प्रदेश के लोअर दिबांग घाटी जिले के 39 गांवों में 17,480 लोगों को पीने का पानी प्रदान करने का जो है कार्य किया जाएगा इस योजना के तहत। बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी ने किस राज्य में पटाखों की बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। ठीक है, द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हैज इम्पोज अ टोटल बैन ऑन द सेल एंड यूज ऑफ फायर क्रैकर इन विच स्टेट। ठीक है, तो एनजीटी ने यह कंप्लीटली बैन दिल्ली राज्य में लगाया है। ठीक है, तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में 9 नवंबर से 30 नवंबर तक पटाखों की बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध जो है लगा दिया है। ठीक है, प्रतिबंध उन शहरों और कस्बों में लागू होगा जहां वायु की गुणवत्ता सबसे ज्यादा खराब श्रेणी में है। ठीक है, वैसे कि दिल्ली में हर जगह में ही इस वक्त जो है काफी ज्यादा पॉल्यूशन है और इसी वजह से दिवाली में और पॉल्यूशन ना बढ़ जाए पटाखों के बजाने की वजह से, इसीलिए एनजीटी ने ये जो है बैन लगाया है। ठीक है, बात करते कुछ इंपोर्टेंट नोट्स की, तो एनजीटी के अध्यक्ष जो है आदर्श कुमार गोयल है और एनजीटी का मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की, 2 दिवसीय संयुक्त तटीय सुरक्षा अभ्यास जिसका नाम है सागर कवच, वो निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू हुआ है। ठीक है, 2 days joint coastal security exercise which name is सागर कवच started in which of the following state। ठीक है, तो ये जो एक्सरसाइज स्टार्ट हुआ है ये उड़ीसा राज्य के में स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो उड़ीसा के पारदीप तट पर 2 दिवसीय संयुक्त तटीय सुरक्षा अभ्यास जिसका नाम सागर कवच है का शुभारंभ जो हुआ है। यह अभ्यास जो है ओडिशा और पश्चिम बंगाल सरकारों में संयुक्त प्रयास से किया जा रहा है। ठीक है, अभ्यास का जो मुख्य उद्देश्य है वो 26/11 मुंबई हमले के बाद हर साल की तरह इस साल भी पारादीप तट के तट पर अभ्यास करना है। ठीक है, समुद्र के द्वारा मुंबई हमले के पुनरावृत्ति को रोकने के लिए यह अभ्यास जो है किया जा रहा है। ठीक है, तो 26/11 में जो मुंबई में हमला हुआ था वैसे उस टाइप के हमले को रोकने के लिए जो अभ्यास जो है हर साल किया जाता है। ठीक है, भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक बल, ओडिशा पुलिस, स्थानीय मछुआरे, वन विभाग और बंदरगाह समुद्री विभाग सहित 10 से अधिक ऐसे विभाग जो है संयुक्त अभ्यास में शामिल हुए हैं। ठीक है, अब चूंकि बात हुई उड़ीसा की तो उड़ीसा के डिटेल्स डिस्कस कर लेते हैं। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री यहाँ के नवीन पटनायक, राज्यपाल है यहाँ के प्रोफेसर गणेशी लाल। ठीक है, लोकसभा की सीटें यहाँ पे 21, राज्यसभा की सीटें यहाँ पे 10 और विधानसभा की सीटें यहाँ पे 147। ये कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। कुछ प्रमुख बांधों की बात करें तो हीराकुंड बांध जो कि महानदी पर स्थित है और इंद्रावती बांध जो कि इंद्रावती नदी पर स्थित है। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने कितने उपग्रहों के साथ ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी कि PSLV का 91वां मिशन जो है शुरू किया है। ठीक है, द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन
हैज लॉन्च द 51st मिशन ऑफ पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में PSLV भी कह सकते हैं, विथ हाउ मेनी सैटेलाइट्स। ठीक है, तो इसरो ने ये टोटल 10 सैटेलाइट के साथ एक PSLV जो है अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है। ठीक है, डिटेल्स इसकी देख लेते हैं पूरी जानकारी के लिए। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसे आप शॉर्ट फॉर्म पे इसरो भी नाम से जानते हैं, ने ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी PSLV का 51वां मिशन शुरू किया है। 2020 में इसरो के द्वारा यह पहला मिशन है। ठीक है, वाहक PSLV C49 प्राथमिक एक के रूप में EOS-01 के साथ सभी 10 उपग्रहों का वितरित करेगा। ठीक है, यह पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV का 51वां मिशन है। ठीक है, वह को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो जो इस मिशन का जो लॉन्च बेस था वो श्रीहरिकोटा, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है, वहां से किया गया है। ठीक है, बात करते कुछ उपयोगी नोट्स की। तो इसरो के अध्यक्ष KS विश्वनाथन और इसरो का मुख्यालय है बेंगलुरु, कर्नाटका में। ठीक है, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों अपने ग्रुप्स में, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको ऐसी वीडियो हर दिन मिल सके। मिलते हैं दोस्तों आपसे कल के वीडियो में, तब तक नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।